है और आज ये आपके समक्ष बजट के ऊपर अपने विचार रखेंगे। बजट जो श्रीमती निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना 7वां बजट पेश किया, जिसके बारे में मोदी जी ने कहा कि ये नए विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी के विचार के बाद हम आपसे क्वेश्चन जो हैं वो एक करके पूछेंगे, लेकिन कृपया अपनी थोड़ी सी अपनी आवाज़ को कम करिए ताकि हम सुन पाएँ जो मंत्री जी के विचार हैं। सर। माननीय मंत्री जी, जम्मू के सभी मेरे प्रेस के साथियों को नमस्कार। मंच पे भी जो बैठे हैं आप सब परिचित हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं मेरे दाईं और हमारे लोकसभा में मेरे साथी भी हैं। सबको मैं नमस्कार करता हुआ मेरी बात शुरू करता हूं। जैसे आज की प्रेस वार्ता एक विशेष उद्देश्य के लिए पूरे देश में आज और कल हम करने जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में मैं आज जम्मू में हूँ। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट की बारीकियां को लेकर के बहुत आर्टिकल आए, वो आपने भी देखे होंगे, लेकिन जो बड़ा विषय है इस बजट का वो ये है विषय कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएं। उसके लिए ये बजट नींव का काम करेगा। मजबूत नींव इस बजट में रखी है। इसमें जो यूनियन बजट है 2024 और 25 का, वो हमें दिशा दिखाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस गति से चलें। अगर हम जम्मू की बात करें तो आपके यहाँ चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चल रही है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट हो, एमडीआर का प्रोजेक्ट हो, उसमें कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया गया है। सिक्योरिटी को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, इसके लिए भी आउटले बढ़ाया गया है। हमारे यहाँ पे एमएसएमई का भी जोर है। जब एमएसएमई का जोर है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख से 20 लाख की गई है। वेजिटेबल बियाँ बहुत उगाई जाती है, तो वेजिटेबल का भी एक क्लस्टर यहाँ बने, इस पे इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। ऐसे कई मेडिसिनल प्लांट को तरक्की मिले, उन्नति मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। ऐसे कई हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ये अपना आप में एक बड़ा काम है। एक और बड़ा काम है नेचुरल फार्मिंग का, कि नेचुरल फार्मिंग में भी जम्मू आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस दिशा में भी इस बजट में कदम उठाए गए हैं। और आपने देखा होगा आईटीआईज हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। अब आईटीआई को जो स्ट्रेंथन करेंगे उसमें एक बड़ा विषय जो इस बार लिया है, क्योंकि हमने प्रवेश कर लिया इंडस्ट्री 4.0 के युग में। थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि जब स्टीम का आविष्कार हुआ था तो हमारे प्लानर्स ने कहा था कि इंडस्ट्री 1.0 है। जब बिजली का आविष्कार हुआ था तो हमारे नीति निर्धारण करने वालों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0 है। जब कंप्यूटर आया तो हमारे लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0 है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आया
3D प्रिंटिंग का ज़माना आया, रोबोटिक्स का ज़माना आया, IoT का ज़माना आया, तो इसको कहा गया कि ये इंडस्ट्री 4.0 है। अब वो ITI तो वेल्डिंग और उसी फिटर और उसी में ही अभी जमा हुआ है, तो उसके उपकरण कौन देगा? तो इस बजट में प्रावधान किया है कि उस क्षेत्र में ITI में नए उपकरण हम उपलब्ध कराएंगे इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार, जिससे वहाँ के युवा जाने रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे 3D प्रिंटिंग को समझें। ये सारी चीज़ें जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, एक हेड में अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन कहते हैं, वो भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत बनेगा 2047 में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी विकसित बने, आगे बढ़े, हमारा सिरमौर बना रहे, इस दिशा में ये बजट है। मैं आपको बजट की कुछ बारीकियां समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि जब सवाल जवाब होंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपके भी समझ में आएगी, कुछ चीज़ें हमारे भी समझ में आएगी। तो इसलिए मैं सवाल अब लेने के लिए आपसे प्रयास करता हूँ। आप पहले अपना नाम और जो चैनल है उसके बारे में बता दीजिए। सर, मैं रूहानी हूँ, न्यूज़ टुडे से एक सवाल है। लगातार विपक्ष आपको घेर रहा है, वो कह रहे हैं कि आप इंग्लैंड की तरह टैक्सेस लगा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा है सदन में, और जो सर्विसेज है वो सोमालिया की तरह दे रहे हैं, यानी कि टैक्सेस के बोझ के नीचे आम आदमी दब रहा है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया गया आपकी सरकार की तरफ से। देखिए, आपने राघव चड्ढा जी का जिक्र किया, वो राज्यसभा में बोले थे, वो GST पे बोल रहे थे। अब उनको यही समझ नहीं है कि GST का कलेक्शन हमारा कितना बढ़ रहा है, और ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मॉडल है। GST काउंसिल होती है सारे राज्यों के, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। भारत के जो वित्त मंत्री होता है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वो GST वो बोलते बोलते वो चीज़ें उदाहरण दें, वो तो आलोचना करें, उनका अलग बात है, लेकिन GST तो आप ही जानते हो कि GST कितना एक सरलीकृत आपका टैक्स का ढांचा है जो देश में खड़ा हुआ है। उसमें सर्विस सेक्टर भी बड़ा है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बड़ा है। सर, मेरा नाम शुभम लगे है, न्यूज़ 19 से मैं जर्नलिस्ट हूँ। आपसे सवाल ये है सर, राहुल गांधी जी ने कहा ये कुर्सी बचाओ बजट है, इस पर कैसे जवाब देंगे? देखिए, अब इस बजट में बिहार का उल्लेख हुआ, जी। और इस बजट में आपके आंध्र प्रदेश का भी उल्लेख हुआ। उससे वो एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो उसमें सफल नहीं होंगे। जैसे तमिलनाडु के साथी कल भी बोल रहे थे, तो मैंने कहा UPA के शासन में तो आप पार्टनर थे भाई। UPA ने जब बजट पेश किया तो 6 बार का बजट देखिए, तमिलनाडु का जिक्र नहीं किया। क्या तमिलनाडु को पैसा नहीं मिला? मैं राजस्थान से आता हूँ, इस बजट में राजस्थान का जिक्र नहीं है, मतलब शब्द का, तो क्या राजस्थान को पैसा नहीं मिलेगा? PMGSY 4 जब सड़कें बनेगी, क्या राजस्थान में नहीं बनेगी? तो ये उनका एक मन गढ़ंत एक आरोप है, और एक फेक नैरेटिव जो घड़ने की कोशिश उनकी पिछले चुनाव में हुई कि BJP अगर आ जाएगी तो संविधान समाप्त कर देगी। अब जनता समझने लगी कि संविधान समाप्त कोई नहीं कर सकता। हम लोग संविधान के अनुसार शपथ लेते हैं। हमारे देश में न्यायपालिका भी है। हमारे देश में न्यायपालिका ने, मैं लॉ एंड जस्टिस को, मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण लॉ एंड जस्टिस को संभाल रहा हूँ। हमारे देश में न्यायपालिका ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया कि संसद भी बेसिक स्ट्रक्चर के हाथ नहीं लगा सकती। तो कौन बदल रहा था संविधान? फेक नैरेटिव दिया उन्होंने, और ऐसा ही फेक नैरेटिव ये इसमें घटने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो सफल नहीं हुई। बैठक से ममता बनर्जी ने बाइकआउट किया है, कहा कि 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, नीति आयोग की जो बैठक हो रही है वो देश के विकास में हमारी नीतियां कैसी रहे इस पे हो रही है। राज्य भी उसमें सहभागिता करे तो अच्छा है।
अब लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो मैं देख रहा हूं, आपके माध्यम से जानकारी कर रहा हूं कि इस बजट में हमारे राज्य का नाम नहीं आया। अब भाई नाम नहीं आया तो इसका मतलब क्या उस राज्य में बजट लगेगा नहीं? जैसे महाराष्ट्र का तो उन्होंने खोल करके बताया वित्त मंत्री जी ने, भाई महाराष्ट्र का नाम नहीं है, बजट में नहीं है, महाराष्ट्र में क्या करेंगे। लेकिन 96,000 करोड़ का तो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया भी महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे लगेंगे। ये राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। आपने कहा कि जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए पैसा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए पीस बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं पीस को बिगाड़ने के लिए, आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पीस को दोबारा स्थापित करना? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी देश हो और कोई भी राज्य हो, पीस इज नेसेसरी। लॉ एंड ऑर्डर उस देश का, उस प्रदेश का ठीक हो तो इन्वेस्टमेंट आता है। आई एग्री विथ यू। और इसलिए पीस बना रहे और ये जो घटनाएं हो रही है उसमें कमी आए, इस दिशा में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारी रणनीति भी बना रहे हैं और पीस रहेगा जम्मू में, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरा नाम गुरमीत सिंह संधू मंत्री जी और संसद में नवभारत जो न्यूज़ बजट चैनल पेश से किया गया है उसमें कहा गया है कि भारत को एक मिनट ग्लोबल भाई। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर भी एक हब है टूरिस्ट का, लेकिन जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया है। जम्मू के लिए ऐसी कौन सी नीति है जो जिससे जम्मू को भी एक्सप्लोर मिले, क्योंकि जम्मू में बड़ी सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में टूरिस्ट तो पिछले कई वर्षों में जम्मू में बढ़ा है। हमारे आंकड़े, मुझे लगता है कल आप बोल रहे थे लोकसभा में, शायद जम्मू कश्मीर के बजट में ही बोल रहे थे, तो ये तो डेटा दे रहे थे कि यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा जो टूरिस्ट आए हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने जम्मू कश्मीर। मैं सिर्फ जम्मू की बात कर रहा हूँ। हाँ, जम्मू, ये हमारी प्रायोरिटी है जी, ये हमारी प्रायोरिटी है। जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट है उसमें भी जो लोग जाते हैं वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। उसमें कोई सुविधाएं, कोई कमी है तो उसको भी हम बढ़ाएंगे, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आने जाने के रास्तों में कमी है तो उसको भी हम बढ़ाएंगे। सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह संधू, नवभारत न्यूज़ चैनल से। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए बजट बना है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा गैप है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो उससे विकास होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा ही प्रावधान किया है पूरे देश में, क्या यहाँ भी ज़्यादा बहुत किया ज़्यादा है? गैप है। नहीं, बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने से आप सही कह रहे हो विकास होगा। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पिछले 10 सालों में आप उठा के आंकड़े देखिए, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम जिसको हम कैप्स कहते हैं उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मेघवाल जी, जम्मू में आपका स्वागत है। शुभम कोतवाल, पहले जनता न्यूज नेटवर्क से। सर, आपने बजट की बात की। एक जो मसला है नेशनल लॉ स्कूल, सर 2018 से देखा गया है कि बीजेपी पीडीपी की कोalition की गवर्नमेंट ने उसको असेंबली में पास कर दिया था। अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं कि वो नेशनल लॉ स्कूल जम्मू के लिए क्यों नहीं आया, जबकि हम कश्मीर में देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी में लॉ है, यहाँ पे जम्मू में सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ है। तो गरीब के बच्चों को अभी भी बाहर जाना पड़ता है। आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की है, जो NLU की बात की है। प्रस्ताव पेंडिंग है क्या? हुआ था विधानसभा में। चलो इस पे मैं सुनो भैया, कार्रवाई करेंगे हम। क्योंकि सर पोर्टफोलियो आप ही के पास है। अनेक कार्रवाई करेंगे। सर, मैं रजत बोल रहा हूँ जी न्यूज से। सर, इसमें पहला तो डिफेंस को लेकर आपने जिस तरह से बात की कि बजट बढ़ाया जा रहा है, हमने देखा काफी इंडिजिनियस प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, बट अभी भी जम्मू कश्मीर की जो स्थिति बनी है काफी